नमस्कार। कभी सोचा है कि एक परफेक्ट समाज, एक आइडियल सोसाइटी कैसी दिखेगी? करीब करीब 2000 साल से भी पहले फिलोसोफर प्लेटो ने ठीक यही सवाल खुद से पूछा था। और उनका जवाब एक ऐसा रैडिकल ब्लूप्रिंट जो आज भी हमें हैरान कर देता है। आज हम प्लेटो के आइडियल स्टेट के दिल में उतरेंगे और उनके सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया को समझेंगे, यानी रूलिंग क्लास के लिए परिवार को ही खत्म कर देना। चलिए समझते हैं कि प्लेटो को ऐसा क्यों लगा कि एक परफेक्ट राज्य के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी जरूरी है। इस तस्वीर में प्लेटो की पूरी दुविधा छिपी है। एक तरफ है परिवार के लिए हमारा नेचुरल प्यार और दूसरी तरफ है राज्य के प्रति हमारी ड्यूटी। प्लेटो का मानना था कि ये कोई मामूली खींचतान नहीं थी, ये एक सीधा टकराव था। उनके हिसाब से एक शासक, एक गार्डियन एक ही वक्त में अपने परिवार और अपने राज्य दोनों के लिए पूरी तरह से वफादार नहीं हो सकता, उसे एक को तो चुनना ही पड़ेगा। तो चलिए इस टकराव की जड़ तक चलते हैं। प्राइवेट लव वर्सेस पब्लिक ड्यूटी। ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बहस नहीं है। प्लेटो के लिए ये उनके आइडियल स्टेट की बुनियाद का सवाल था। हम देखेंगे कि कैसे प्लेटो ने परिवार को सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, बल्कि करप्शन की एक ऐसी जड़ के तौर पर देखा जो उनके बनाए आदर्श समाज को अंदर से खोखला कर सकती थी। देखिए, प्लेटो का मानना था कि अपने बच्चों का भविष्य संवारने की जो हमारी इच्छा होती है ना, वही स्वार्थ की जड़ है। और एक गार्डियन के लिए ये चीज बिल्कुल मंजूर नहीं थी। दौलत जमा करने और अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की ये आदत सीधे सीधे राज्य के हितों को चोट पहुंचाती है। तो इस बड़ी समस्या का प्लेटो ने क्या हल निकाला? कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सल्यूशन क्रांतिकारी और चौंकाने वाला था। पारंपरिक परिवार को जड़ से ही खत्म कर देना। ये एक रैडिकल सोशल सर्जरी थी और प्लेटो ने इसे सही ठहराने के लिए 3 बहुत मजबूत तर्क दिए। आइए एक एक करके इन तर्कों को समझते हैं। प्लेटो का पहला और सबसे बड़ा मकसद था टोटल पॉलिटिकल यूनिटी। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां मेरा और तेरा जैसे शब्द ही खत्म हो जाएं। प्राइवेट परिवारों को हटाकर प्लेटो ठीक यही करना चाहते थे। वो समाज को अलग अलग, एक दूसरे से मुकाबला करने वाले गुटों से निकालकर एक सिंगल यूनिफाइड बॉडी में बदलना चाहते थे। एक ऐसा राज्य जहां भाई भतीजावाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई एक ही बड़ा परिवार है। प्लेटो का दूसरा पिलर तो सच कहूं आज भी बहुत मॉडर्न लगता है, महिलाओं की आज़ादी। अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते हुए प्लेटो ने तर्क दिया कि अगर एक राज्य को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है तो वो अपनी आधी आबादी को घरेलू कामों में बांधकर नहीं रख सकता। महिलाओं को राज्य की सेवा में पुरुषों के बराबर योगदान देने के लिए उन्हें बच्चे पालने और घर चलाने के बोझ से आज़ाद करना ही होगा। ये सच्ची जेंडर इक्वालिटी के लिए एक रेडिकल सोच थी। और इस आइडिया को समझाने के लिए प्लेटो ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार मिसाल दी, जिसे वॉचडॉग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। वो पूछते हैं, जब हम अपने झुंड की रखवाली के लिए कुत्ते चुनते हैं तो क्या हम फीमेल डॉग्स को सिर्फ इसलिए पिंजरे में बंद कर देते हैं क्योंकि वो फीमेल हैं? नहीं, हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। प्लेटो के लिए यही लॉजिक इंसानों पर भी लागू होता है। अगर उनकी काबिलियत एक जैसी है तो उनकी ड्यूटीज भी एक जैसी होनी चाहिए। और अब आते हैं प्लेटो के सबसे, कह सकते हैं, डिस्टर्बिंग और विवादास्पद पिलर पर, नस्ल सुधार, जिसे आज हम यूजीनिक्स के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जिसका इतिहास बहुत स्याह रहा है। प्लेटो का मानना था कि एक बेहतर रूलिंग क्लास बनाने के लिए राज्य को रिप्रोडक्शन कंट्रोल करना चाहिए। उनका मकसद था सबसे काबिल मर्दों को सबसे काबिल औरतों के साथ जोड़ना, ताकि सबसे बेहतरीन बच्चे पैदा हो सकें। ये सुनने में डरावना लगता है, लेकिन प्लेटो के तर्क को समझना जरूरी है। इस विचार के पीछे का लॉजिक पशुपालन से लिया गया था। तर्क ये था कि सोचिए, अगर हम अच्छे शिकारी कुत्ते पैदा करने के लिए बेस्ट कुत्तों को ही आपस में ब्रीड करवाते हैं, तो फिर इंसानी शासकों के लिए भी यही लॉजिक क्यों नहीं अपना सकते? ये राज्य की भलाई के लिए ह्यूमन यूजेनिक्स को सही ठहराने का उनका तरीका था। तो हमने ये तो समझ लिया कि प्लेटो ऐसा क्यों करना चाहते थे, पर सवाल ये है कि कैसे, ये सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस नए सोशल स्ट्रक्चर के जो नियम हैं वो जितने डिटेल्ड हैं उतने ही हैरान करने वाले भी। ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती थी। सबसे पहले एक सरकारी त्योहार जहां प्रजनन के लिए जोड़े बनाए जाते हैं। फिर एक लॉटरी ये तय करने के लिए कि कौन किसके साथ रहेगा। लेकिन रुकिए, ये कोई आम लॉटरी नहीं थी। इसे शासक मैनिपुलेट करते थे, मतलब धांधली करते थे, ताकि ये पक्का हो सके कि सबसे काबिल का जोड़ा सबसे काबिल से ही बने। इसके बाद एक टेम्पररी मिलन होता
और मकसद पूरा होते ही ये रिश्ता खत्म, कोई परमानेंट शादी नहीं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि शादी कोई ज़िंदगी भर का रिश्ता नहीं थी। ये सिर्फ एक टेम्पररी, एक पवित्र सिविक ड्यूटी थी जिसका एकमात्र मकसद था बच्चे पैदा करना। एक बार गर्भधारण हो गया तो ये रिश्ता खत्म, ताकि कोई पर्सनल अटैचमेंट पैदा ही ना हो। और हाँ, इस सिस्टम में हर चीज तय थी, यहाँ तक कि उम्र भी। औरतें सिर्फ 20 से 40 साल के बीच और मर्द 25 से 55 साल के बीच ही राज्य के लिए बच्चे पैदा कर सकते थे। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता तो उस बच्चे को राज्य की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और फिर आता है सबसे दिल तोड़ने वाला पल। बच्चा पैदा होते ही उसे उसकी माँ से अलग कर दिया जाता था। उन्हें सरकारी नर्सरी में एक साथ पाला जाता। माँ कभी जान नहीं पाती कि उसका अपना बच्चा कौन है और बच्चा अपनी माँ को। इस क्रूर लगने वाले अलगाव का एक ही मकसद था, प्यार के एहसास को बदलना। प्लेटो मेरे बच्चे वाली जो गहरी पर्सनल फीलिंग होती है, उसे हमारे बच्चे वाली एक पब्लिक, एक कम्युनल फीलिंग में बदलना चाहते थे। आइडिया ये था कि हर बड़ा अपनी पीढ़ी के हर बच्चे की परवाह करेगा, सिर्फ अपने बायोलॉजिकल बच्चे की नहीं। और इस नए समाज को हकीकत बनाने के लिए प्लेटो ने भाषा की ताकत का इस्तेमाल किया। एक ही फेस्टिवल के सारे बड़े सभी बच्चों को अपना बेटा या बेटी बुलाएंगे और एक ही वक्त में पैदा हुए सारे बच्चे आपस में भाई बहन होंगे। इस तरह से पूरा का पूरा रूलिंग क्लास एक बहुत बड़ा परिवार बन गया। तो आखिर प्लेटो की इस रैडिकल सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा क्या निकला? जो विजन था वो बहुत यूनिफाइड था, पर सच कहें तो थोड़ा डरावना भी। प्लेटो का मानना था कि उनके सिस्टम से 3 चीजें होंगी। पहली, सारे झगड़े खत्म, कोई केस नहीं, प्रॉपर्टी का कोई विवाद नहीं, कोई अंदरूनी गुटबाजी नहीं। दूसरी, एक नई नैतिकता जहां देश हमेशा खुद से पहले आएगा। और तीसरी, एक स्टेट फैमिली जहां अगर एक को भी दर्द होता है तो पूरा राज्य उसे महसूस करता है। और इस पूरे सिस्टम के दिल में एक बहुत बड़ा दार्शनिक बलिदान था। परफेक्ट गार्डियन बनाने के लिए प्लेटो मानते थे कि प्राइवेट इंडिविजुअल को खत्म करना ही होगा। मतलब आपकी अपनी इच्छाएं, आपके अपने सपने, आपका अपना प्यार, सब कुछ राज्य के लिए कुर्बान। ये कोटेशन प्लेटो के पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की दोहरी वजहों को बहुत अच्छे से समेटता है। शादी को खत्म किया गया ताकि औरतों को अधिकार मिले और राज्य में एकता आए। तो आखिर में यह है प्लेटो का विजन जो हकीकत में उतरता। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लेटो का कम्युनिज्म किसी तरह की सेक्सुअल आज़ादी के बारे में नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी बायोलॉजिकल इच्छाओं को, अपने आप को पूरी तरह से राज्य की भलाई के लिए समर्पित करने के बारे में था। एक ऐसे नए समाज की कल्पना थी जो पर्सनल प्यार के बजाय आपसी पब्लिक प्यार और कल्याण पर टिका हो। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक परफेक्ट राज्य बनाने के लिए हमें इंसान के निजी वजूद को ही मिटाना होगा? उस चीज को खत्म करना होगा जो हमें इंसान बनाती है, हमारा निजी जीवन, हमारा अपना प्यार। आखिर एक परफेक्ट यूनिटी की कीमत क्या है? प्लेटो ने अपना जवाब दिया, लेकिन 2000 साल बाद भी ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं।